नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने आपसे वायदा किया था कि आपको कुछ डिटेल बताऊंगा और आज का वीडियो आप बहुत गंभीरता से सुने, देखें। अपने आंख, अपने कान, अपने मस्तिष्क तीनों को खोल करके ठीक से समझना है कि अपने देश के साथ, भारत के साथ, अपने राष्ट्र के साथ जो धोखा हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, सबके सब मौन रहे, चुप रहे और वो आगे प्रोसीड भी करता रहा। जिसे आप इज्जत बख्शते रहे, जिसे आप दुनिया के शूरमा समझते रहे, जो सूचनाएं आप तक पहुंची या पहुंचाई गई मीडिया के माध्यम से, सबके सब एक साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सबके सब। मैंने हालांकि इस मामले में 2020-21 में चर्चा की शुरुआत की थी। उस वक्त हमारा नेटवर्क इतना बड़ा नहीं था, हम आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जिन्होंने क्यूबाइब को शुरुआती दौर में देखा होगा उन तक जरूर कुछ न कुछ सूचना पहुंची होगी। लेकिन आज मैं आपको विस्तार से एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहा हूं जिस घोटाले को हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने कैसे अंजाम दिया और कैसे पूरी सत्ता प्रतिष्ठान उनके सामने बिछ गया। और आज जो कुछ भी गड़बड़ियां, जो गड़बड़ गतिविधियां हो रही हैं, उसका फल, उसका बीज उसी वक्त बोया गया था, अब आप फल खा रहे हैं। भ्रष्टाचार का वो तांडव किया गया। अंग्रेज जब हमारे यहां आए थे तो इस मस्तिष्क से आए थे जिसकी चर्चा आजकल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इस बातचीत की शुरुआत करने के पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि अंततः लगातार हमारे सूचनाओं के बाद लगातार हमारी पूरी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय तक अनवरत पिछले 3 वर्षों से सूचनाएं भेजने का काम कर रही है। और अंततः प्रधानमंत्री अब अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति इतने संवेदनशील हो गए हैं जो उन्होंने फैसला करके कहा कि 2035 तक हम गुलामी की एक एक चीज को खत्म कर देंगे और उस गुलामी की मानसिकता से हम बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री को साधुवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अंततः हम लोगों की बात को स्वीकार किया, माना और ये जो गुलामी की जो जंजीरें हैं उसको तोड़ने का उन्होंने टाइमलाइन भी दिया 2035। हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार से घेरा गया और उस कुचक्र में वो फंसते फंसते रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी झंझावातों से देश को निकालने की अपने तरीके से कोशिश की, उन्होंने निकाला भी। लेकिन मित्रों, आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जिसको लेकर के पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे साथ क्या किया। अंग्रेजों ने हमारी एजुकेशन को तबाह किया था और एक दूसरे अंग्रेज ने हमारे हेल्थ केयर को तबाह कर दिया। आज हर घर में बीमार लोगों की फौज खड़ी हो गई है। राजीव भाई दीक्षित इसको लेकर के पूरे देश में अलग जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी भी पहले मृत्यु हो गई। और 2010 में किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई मुझे नहीं मालूम, ये आज भी जांच का विषय है। इतना स्वस्थ व्यक्ति कैसे इतनी जल्दी चला गया, जो भारत को गांव गांव जा करके उद्वेलित करने का काम कर रहे थे, सही सूचना पहुंचा रहे थे, शिक्षा के बारे में और हेल्थ केयर के बारे में भारत को सजग कर रहे थे। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास जानकारी आ रही है, वो सबके सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। सबके सब एक खास एजेंडे से हमें परोसा जा रहा है, इसकी जानकारी वो देते रहे। और अंततः एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर, एक वॉसिफेरस रीडर, जिन्होंने शोध करके भारत के नागरिकों को बताने की कोशिश की और वो आंदोलन खड़ा कर रहे थे, स्वाभिमान भारत के तहत भारत को स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनाने के लिए कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमने उन्हें खो दिया। खैर,
अब मित्रों लेकिन वक्त आ गया है जब आपको मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक वो सूचनाएं पहुंचाऊं जिस सूचना को पाने का आपको हक है। तो टाइमलाइन शुरू करते हैं। एक एक बात आपको समझ में आएगी। धैर्य से, विनम्रता पूर्वक आज आपको ये वीडियो देखना है। अपने देश की सरकार के साथ खड़ा रहना है। प्रधानमंत्री को सचेत करना है, बताना है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है, वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जितनी गलतियां पिछली सरकारों ने की है, जो पाप किया है, जो घोटाला किया है, जिस तरीके से देश को तबाह किया है, उन गलतियों को हमारी सरकार ठीक करेगी और प्रधानमंत्री ठीक करेंगे, इसका हमें पूरा यकीन है। इस राइडर के साथ आज मैं सबूत की झड़ी लगा रहा हूं और आप सारे सबूत को देखेंगे। दुनिया में एक फाउंडेशन है, बहुत सारे फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसकी शुरुआत होती है 2000 में, ईस्वी 2000, साल 2000 में। आजकल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का जो टोटल कैप है 2024 के आंकड़े के हिसाब से हम बता रहे हैं इस फाउंडेशन का, इसे तो वो समाज सेवी फाउंडेशन कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में ये जाने जाते हैं और फिलैंथ्रोपी का काम करती है ये फाउंडेशन। सामने से प्रथम दृष्टया आपको यही दिखेगा कि बीएमजीएफ जो है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिलैंथ्रोपी का काम करती है। आपको और हमें हमें भी यही यकीन था। जब तक मुझे यह जानकारी नहीं थी, जब तक मैंने शोध नहीं किया था, मैं भी इन्हें इसी नजर से देखता था कि बड़े उदात्त हृदय के व्यक्ति हैं और कितना कमाल काम कर रहे हैं, इतने बड़े व्यवसायी होकर के पूरी दुनिया की भलाई करने के लिए निकल गए। मैं भी यही सोचता था, काश ऐसा ही होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। हुआ क्या, आज मैं आपको तफसील से बताता हूं। आपकी नजर में ये व्यक्ति, आपको लग रहा होगा कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट छोड़ करके आए और बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन भारत से उनका क्या रिश्ता है? भारत सरकार में क्या घोटाला हुआ, किसके साथ घोटाला हुआ, और इतना बड़ा घोटाला होता रहा, सबके सब चुप क्यों रहे? हमारी परमानेंट सरकार, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसकी क्या भूमिका रही? उन्होंने किस तरह से भारत के संतति को तबाह करने का काम किया है, जनरेशन को खत्म करने का काम किया है? वो सरकारी तंत्र जिन्होंने भारत के जनरेशंस को तबाह कर दिया, आज मैं आपके सामने कच्चा चिट्ठा रखने जा रहा हूं। तो ये शख्स बिल गेट्स हैं। इनका एक बीएमजीए फाउंडेशन शुरू हुआ 2000 में। सामने से ये लगा कि साहब ये तो फिलैंथ्रोपी करने के लिए आए हैं। दुनिया भर में हेल्थ केयर को लेकर के बड़े चिंतित थे। मानवता जो परेशान थी बीमारियों से, बीमारी से परेशान नहीं थी। बीमारी कैसे आई है वो भी मैं बताता हूं आपको। इन्होंने बताया कि लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उसके लिए मैंने ये फाउंडेशन बनाया है और मैं लोगों को मदद करूंगा। अच्छी बात है, लेकिन अब संयोग का सिलसिला शुरू होता है। 2000 में इन्होंने फाउंडेशन बनाया और उसके बाद लगातार इनका एक फाउंडेशन जो फिलैंथ्रोपी का काम करती है, वो इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ करती है। और अगर आपको यह गलतफहमी हो कि यह फाउंडेशन तो फिलैंथ्रोपी का काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट से इनका कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। माइक्रोसॉफ्ट से इनका रिश्ता है और 20 से 26% स्टेक आज भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट का ओन करती है। अब मैं जरा आपको बताता हूं कि कब कब ये टाइमलाइन कैसे कैसे शुरू हुआ और मैं आज इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। भारत सरकार से उसका क्या रिश्ता है, भारत सरकार से वर्तमान वर्तमान भारत सरकार से तो बाद में, पूर्ववर्ती सरकार से उनका क्या रिश्ता रहा, आज मैं विस्तार से आपको बताता हूं। 2000 में फाउंडेशन का जन्म होता है और फाउंडेशन के जन्म के बाद इनका जो निवेश होता है वो किन किन कंपनियों में निवेश होता है। निवेश की जो कंपनियां हैं वो सुनते जाइए। दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, पार्टनर बनती है, फिलैंथ्रोपी नहीं करती है। ध्यान रहे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना करके ये दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों में निवेश करती है,
फिलैंथ्रोपी नहीं करती है, इन्वेस्ट करती है ये पैसा। कैसे पैसा कहां-कहां करती है? इन्वेस्ट करती है। Bill and Melinda Gates Foundation invests in numerous pharma companies, a strategy that evolved from early stakes in major players like Merck, कहां-कहां कर रही है? Merck, Pfizer, Johnson and Johnson। ये 2002 में ही 2000 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना और 2002 में इनका जो निवेश हो गया मर्क, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन में 2002 में। और उसके बाद फाइजर बायोटेक अब भारत में भी शुरू हुआ गया। इन्वेस्टमेंट कहां-कहां हुआ वो सुनिए। बायोटेक, फाइजर, जीएसके, ऑरबिंदो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज एंड हेट्रो लैब्स। इन सब में जिस जिस कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं, सिप्ला, बायोटेक, जीएसके, ऑरबिंदो, फाइजर, डॉक्टर रेड्डी, हेट्रो लैब्स, मर्क, जॉनसन एंड जॉनसन। लिस्ट बहुत लंबी है। कोई देश ऐसा बाकी नहीं है जिस देश की फार्मा कंपनियों में, दवा बनाने वाली कंपनियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इन्वेस्ट नहीं किया। समझते जाइए आप बात को। दवा बनाने वाली कंपनियों में निवेश कर रही है, कंपनी के रूप में नहीं। सामने से दिख रहा है कि ये तो फिलैंथ्रोपी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, लेकिन ये फिलैंथ्रोपी नहीं कर रही है, ये पैसे का निवेश कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें यह मालूम हो गया था कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे और ये कोई इंजीनियर नहीं है बिल गेट्स, साइंटिस्ट भी नहीं है। हमें आपको कंफ्यूजन है कि शायद ये इंजीनियर है, नहीं है ये इंजीनियर। तो इन्हें ये मालूम था कि टेक्नोलॉजी में चूंकि हमारी बहुत परख नहीं है, ये कोई श्रीधर बेम्बू श्रीधर बेम्बू नहीं है जोहो वाले, तो इनको लगा कि हम आगे कहीं मुश्किल में पड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी वाले लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको छोड़ करके ऐसे में चला जाए जिसको हम आसानी से देख रेख कर सकें। वैसे तो मैं मैनिपुलेट शब्द कहता हूं, मैनिपुलेट कर सकें। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को छोड़ करके हाथ अपनाना शुरू किया हेल्थ केयर में। इसके पहले इनका जो फाउंडेशन था ना, वो लर्निंग लाइब्रेरी फाउंडेशन था, लाइब्रेरी एंड लर्निंग फाउंडेशन था। इन्होंने किताबें और इस सबका भी धंधा करने की कोशिश किया था ऑनलाइन, लेकिन अब ये इन्होंने शुरू किया लाइब्रेरी और लर्निंग फाउंडेशन में भी कहां-कहां पैसा जा रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उस पे फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहले आज हेल्थ केयर पे रहते हैं और भारत सरकार में एंट्री इनकी कब हुई। आप गलतफहमी मत पालिए कि अभी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, मैं बताता हूं। अभी इतना बड़ा देश का पहला घोटाला हुआ जिसने हमारे हेल्थ केयर को तबाह किया और आज क्या क्या हम भुगत रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। कंपनी का नाम आपने सुन लिया, अब सुनिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो फिलैंथ्रोपी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये साबित हो गया। क्योंकि सभी प्राइवेट कंपनी में, फार्मा की किसी सरकारी कंपनी में नहीं, सरकारी कोई फार्मा की कंपनी है भी नहीं, सारी की सारी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां दुनिया भर की। इन सभी दुनिया भर की फार्मा कंपनियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्वेस्ट करती है। अब उसके बाद होता क्या है? होता यह है कि 2000 के बाद, जब 2002 में इनका निवेश हो जाता है, तो 2002 के बाद खेल शुरू होता है। क्या खेल शुरू होता है साहब? अब यकायक वायरस आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है और 2002 से अब तक 30 देशों में वायरस का आउटब्रेक हो गया। एपिडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक उसको कहते हैं जो एक दो इलाके में, देश के कुछ हिस्सों में अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं, और जब वो उसका इलाका विस्तृत हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं। बीमारी एक नॉर्मल बीमारी हो गई जो जो कुछ इलाकों को अपने जद में लिया हुआ है, लेकिन जब वो कुछ इलाकों से बड़े इलाकों में तब्दील हो जाए, तो एक देश में मान लीजिए हो जाए, तो वो पेंडेमिक का रूप ले लेता है।
अब इसका कहां-कहां लिंक है वो सब बाद में बताएंगे। पहले आप बेसिक बात को समझ लीजिए, तब आपको आसानी होगी समझने में कि घोटाला कितना बड़ा था। उसके बाद 2002 के बाद कितने वायरस, कितने एपिडेमिक और पेंडेमिक का स्वरूप प्रकाश में आया, टाइमलाइन देखते जाइए। 2000 पहले के 2000 ईस्वी के पहले कुछ नहीं हो रहा है, इवन 2002 के पहले भी कुछ नहीं हो रहा है। 2003 से यह खेल शुरू हुआ और इस पर प्रयोग करते करते पहला जो पेंडेमिक का खेल शुरू हुआ वो 2009 में आया। H1N1 वायरस आपने सुना होगा, 2009 H1N1 वायरस। फिर दूसरा आया 2012 में, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS आउटब्रेक हुआ 2012 में। इबोला वायरस आया जो एपिडेमिक इन वेस्ट अफ्रीका 2013 से 16 के बीच में। जीका वायरस आया एपिडेमिक 2015 में जो अभी भी ऑनगोइंग है। फिर कोविड-19 पेंडेमिक आया 2019 में और फिर मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुआ 2022 में। अब ये इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? अब इस बात को आपको समझने में कोई आपत्ति हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है, हो रही है क्या? नहीं। 2000 में एक फाउंडेशन प्रकाश में आता है। वो फाउंडेशन 2002 में बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियों में निवेश करती है। 2003 के बाद यकायक छिटपुट वायरस आउटब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और 2009 में एक पेंडेमिक आ जाता है H1N1 जो सीवियर नहीं हुआ और उसके बाद लगातार H1N1, इबोला, जीका, कोविड-19, एमपॉक्स ये चलना शुरू हो गया। जो कोविड-19 में सारी स्ट्रेटजी इनकी कामयाब हो गई। जो 2000 के पहले प्लानिंग थी, वो सारी प्लानिंग 2009 में इन्होंने सफलीभूत कर दिया क्योंकि ट्रायल इनका 2009 से शुरू हो गया था। 2019 में सफलीभूत कर दिया, 2009 से ट्रायल शुरू हुआ, 2012-13 में, 2015 में, 2019 में और फिर 2022 में। और 2022 का जो मंकी पॉक्स था उसमें भी कहा गया था कि ये कंसर्न WHO ने उसको डिक्लेयर किया कि ये बहुत बड़ी महामारी आ जाएगी और हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था नहीं आएगी। ओमिक्रॉन वायरस आ गया, वो भी ना वेरिएंट, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब वेरिएंट आना शुरू हुआ। तो माननीय बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रकाश में आने के बाद इतने एपिडेमिक और पेंडेमिक सीरीज में आने शुरू हुए। बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश फार्मा कंपनियों में किया गया और फिर इतने एपिडेमिक और पेंडेमिक आए। आप समझदार हैं, क्यों आए, कैसे आए, क्या हुआ, आप समझ गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं जिस घोटाले की, ये मैंने आपको सिर्फ पिछली कहानी बताई जो अगर आप में से बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, जो दर्शक नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया। अब एक साल आता है 2006 का। 2006 में कैसे भारत को तबाह करने की पूरी योजना जो बनी थी शुरुआत में, क्योंकि दुनिया का आप समझिए कि एक अकेले भारत की आबादी पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस सबको मिला लीजिए तब भी 80 करोड़ पास नहीं करता है और भारत कहां पर है? 140 करोड़ और तब भी हम 100 करोड़ पे थे। तो इन लोगों को लगा कि भारत सबसे बड़ा बाजार हो सकता है हेल्थ केयर का, और हेल्थ केयर का बाजार अगर बनेगा तो वहां पर पहले पिच किया जाए। तो उसके पहले ही फाउंडेशन, इन्वेस्टमेंट, दवा कंपनियों में निवेश, ये सब शुरू हो गया था। तो सबकी नजर भारत पर रहती है। तो इन्होंने भी भारत को अपना सबसे बड़ा उपनिवेश, अंग्रेज जब आए थे तो सीधे आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और अब जो ये लोग आ रहे हैं नए नए रूप में आ रहे हैं, रूप बदल कर आ रहे हैं। और कैसे भारत के सरकार ने उस वक्त इनके लिए पलक पावड़े बिछाए, जिन्हें आप कह रहे थे कि मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इस देश के सबसे डिसऑनेस्ट और इस देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे।
आज मैं आपको उसका कच्चा चिट्ठा खोल करके दिखा रहा हूं। और केवल यही प्रधानमंत्री नहीं, इस प्रधानमंत्री का पूरा गैंग जिसने इस देश को तबाह किया है, इतना बड़ा घोटाला होता रहा और सबके सब मौन रहे। सबके सब मौन रहे। कैसे मौन रहे वो भी मैं बताता हूं। 2006 का साल आता है, 28 मार्च 2006। दुनिया में पहली बार ऐसी घटना हुई। आज तक ऐसी घटना कहीं नहीं हुई थी। ये अपने देश में नहीं कर सका, अमेरिका में नहीं कर सका जो काम, यहां आकर के कर दिया। अमेरिकी सरकार के साथ जो ये काम नहीं कर सका, भारत में आके कर दिया। फ्रांस में नहीं कर सका, जर्मनी में नहीं कर सका, इंग्लैंड में नहीं कर सका, जापान में नहीं कर सका। इंग्लैंड में तो बहुत सारे ये कुकर्म कर रहे थे, लेकिन भारत में आके कर दिया। क्या किया? आप हैरान हो जाएंगे। हमारे बड़े सारे डॉक्टर्स जो संस्थान में काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि वो किस संस्थान में काम कर रहे हैं। जब आप उनसे पूछेंगे कि ये जो एक संस्थान है, इसमें जो आपने काम किया है, ये प्राइवेट है या सरकारी है? कहे, अरे क्या बात करते हैं, ये तो सरकारी है। अब उस सरकारी संस्था का नाम क्या है, मैं बताता हूं। 28 मार्च 2006 को भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच में एक करार हुआ, और करार था एक हेल्थ फाउंडेशन बनाया जाए, और उसका नाम दिया गया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI। और इनका जो ऑपरेशन चलता है ना, उस देश के जहां पर ये एंटर करते हैं, वहां पे ये देखते हैं कि कौन कौन डॉक्टर हैं, कौन कौन क्या है, कौन कौन इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। उनके साथ डिनर, उनके साथ बातचीत, बढ़िया बढ़िया बात करके उनको पहले अपने झांसे में लेते हैं। और यहाँ के लोग ये समझ करके, करीब बाप रे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमको बुला रहा है उनसे मिलने का लिए, ये तो हमारा सब स्वप्न साकार हो गया। हमारे डॉक्टर्स, हमारे रिसर्चर्स, हमारे प्रोफेसर सोचते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमको बुला रहा है, मेरा सपना साकार हो गया, आज ही चलो, बुला रहे हैं, आज ही मिल लो। उसमें से कुछ ऐसे लोग मिले जो इनके खेल को आगे बढ़ाया। एक नाम है डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। वैसे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली के एक कार्डियोलॉजिस्ट रहे, लेकिन जैसे ही ये कार्डियोलॉजिस्ट बिल गेट्स के संपर्क में आते हैं कि यकाएक ये एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हो जाते हैं, महामारी विशेषज्ञ भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी डॉक्टर, एक क्लिनिशियन को उठाना था। ऐसे किसी एपिडेमियोलॉजिस्ट को नहीं उठाना था जो जो एथिक्स के साथ काम करे। तो ऐसे किसी कार्डियोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन को उठा लीजिए जो जाकर के एपिडेमियोलॉजी का भी काम देख ले। पेशे से पेशेवर डॉक्टर के हिसाब से के श्रीनाथ रेड्डी वॉज ए कार्डियोलॉजिस्ट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वैसे इनका हैदराबाद से संबंध है, और हैदराबाद को क्यों चुना? फार्मा कंपनियों के बेस के लिए। और कैसे वहां पर वारे न्यारे किए उस दौरान नेताओं ने, भ्रष्टाचारी नेताओं ने कैसे उस फाउंडेशन के साथ मिलकर के देश में तबाही की, वो भी मैं आज आपको अकाउंट बताऊंगा। तो 2006 में इस के श्रीनाथ रेड्डी को फाउंडिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, सिर्फ इस नाम पर कि ये भारत के हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन ये बन गए महामारी विशेषज्ञ। ध्यान रहे, टाइमलाइन देखते जाइए। इसलिए मैं आपको आज जो बता रहा हूं, बहुत गंभीरता से इस बात को सुनिए। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, अपने देश को सुरक्षित रखना, आपको सुरक्षित रखना। राष्ट्र के लिए समर्पित हमारा यह नेटवर्क है, और इसीलिए हम प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं कि कल मैं ये कार्यक्रम आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कल रसिया के साथ प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा समझौता किया है हेल्थ केयर को लेकर के, और इसीलिए ये जो अमेरिकन माफिया है उससे अब हटने की आवश्यकता है। तो 2006 में 28 मार्च 2006 में जो ये एक फाउंडेशन बना, उसका नाम हुआ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और पहली बार प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप हुई, सरकार पार्टनर बनी, और ये फाउंडेशन की तरफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने 65 करोड़ रुपए का अनुदान लिया सरकार से। सरकार ने इनिशियल फंडिंग की 65 करोड़ रुपए का।
इस धूर्त ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोगों ने कहा कि हम भी फंड करेंगे। उन्होंने कितना किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन इसका सरकार का नाम दिखा के, इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत जबरदस्त है। ही इज ए लाइजनर बेसिकली। तो ये सरकार का नाम दिखा करके बड़े बड़े व्यवसायियों से पैसा उठाना शुरू कर दिया कि देखिए हम हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, भारत के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, आप पैसा लगाइए। बहुत सारे बिजनेसमैन ने इनको पैसा दिया। तो सरकार से 65 करोड़ रुपया निकाल लिया, इधर से 65, अपना पैसा बहुत कम लगाया होगा, बाकी इधर उधर लोगों से पैसा लगा लिया और 200 करोड़ के इनिशियल फंडिंग के साथ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया शुरू हुई, जिसमें सारे एक्सपर्ट अंडर द बैनर ऑफ के श्रीनाथ रेड्डी, जो सामने से तो भारतीय था लेकिन मन और मिजाज से पूरा बिका हुआ बिल गेट्स के हाथों था। और मैं पूरी जिम्मेदारी से के श्रीनाथ रेड्डी पर यह आरोप लगा रहा हूं कि कैसे के श्रीनाथ रेड्डी ने भारत के हेल्थ केयर को तबाह किया और किसके कहने पर किया, कैसे तबाह हुआ है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये के श्रीनाथ रेड्डी को सामने रखा और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जिसमें भारत सरकार के भी 65 करोड़ गए, ये 2006, और माननीय मनमोहन सिंह, और इसका बाजा बजाया गया कि भारत में हेल्थ केयर में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। और उसी दौरान दिल्ली के साउथ दिल्ली में कैपिटल कोर्ट भवन बना, जहां से यह पूरा खेल होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जब बिल एंड मिलिंडा गेट्स को पहली एंट्री भारत में हो गई, तब ये धीरे धीरे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है गेट WHO को सबसे बड़ा प्राइवेट डोनर बना बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, क्योंकि इनको मालूम था कि अब सरकार को तो हमने कब्जे में कर लिया है, अब इंटरनेशनल एजेंसी को कब्जे में करना है। तो इन्होंने WHO में भी फंडिंग करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो लांसेट जर्नल है, नेचर जर्नल है, उसमें निवेश करना शुरू किया। निवेश इन्होंने कहां किया? इसके पहले फार्मा कंपनियों में किया। जो साइंटिफिक जर्नल्स है उसको इन्होंने निवेश करना शुरू किया, और बाकी जो जैसे वैक्सीन वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है उसमें निवेश करना शुरू किया, क्योंकि अंततः इनको महामारी पर ट्रांसमिट होना था। हेल्थ केयर इनके एजेंडे में नहीं था, इनके एजेंडे में महामारी था, और महामारी को एपिडेमियोलॉजिकल एक घटना कहते हैं, और एक कार्डियोलॉजिस्ट को एपिडेमियोलॉजिस्ट बना लिया, और उसी को राय मशवरा लेते हुए जो काम इन्होंने भारत में किया वही काम इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के किया। यूनिवर्सिटी, मैनिसोटा यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पंप करना शुरू किया पैसा। और जहां जहां हेल्थ केयर के स्रोत थे जो कि सवाल उठा सकते थे, उस सारे सवाल को सकता था मेडिकल जर्नल, उसको भी खरीद लिया। सवाल कौन उठा सकता था? मीडिया। पैसा पंप कर दिया। मीडिया में पैसा इतना पंप किया कि चारों तरफ सिर्फ वाहवाही होने लगी बिल एंड मिलिंडा गेट्स की, पति पत्नी दोनों की। और फिर 2006 में जब इन्होंने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना लिया, फिर 2009 में इनका खेल शुरू हुआ, और उसके बाद एपिडेमिक पेंडेमिक आना शुरू हुआ। 2009 में इस फाउंडेशन ने एक और कृत्य किया, जिसे मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार के जमाने में इन्होंने गुजरात और आंध्र प्रदेश में आदिवासी बच्चियों पर, 16,000 बच्चियों पर, आदिवासी बच्चियों पर मर्क कंपनी के साथ मिलकर के ट्रायल किया दवाओं का, वैक्सीन का, जो HPV वैक्सीन कहते हैं, उसका ट्रायल किया, और उसमें 9 बच्चियों की मौत हो गई। दवा जो दिया उसमें 9 बच्चियों की मौत हो गई। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्टिंग किया, बात पार्लियामेंट में उठी, पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करने गई। ये कांग्रेस की सरकार है, ध्यान रहे, मोदी जी की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार। पार्लियामेंट्री कमेटी गई, पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करके लौटी, फिर जांच में बताया कि साहब ये तो बड़ा आपराधिक काम किया है, कहीं से कोई अनुमति नहीं थी। ट्राइबल इलाकों में सरकारी स्कूलों में बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स के दस्तखत से मिल गया, और सबके ऊपर वो दवा का ट्रायल कर लिया, और उस ट्रायल में 9 बच्चियों की मौत हो गई है। कई
परेशान है, कई का तो जीवन, अगर वो बच गई हैं तो उनका जीवन समझिए नर्क हो गया है। इस फाउंडेशन के ऊपर प्रतिबंध लगा, ब्लैकलिस्ट किया गया, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और ये फिर कुछ दिनों तक ये शांत रहा। उसके बाद ये लगातार भारत के विभिन्न मुख्यमंत्रियों को, जिसमें माननीय नायडू, माननीय नीतीश कुमार, ये बेचारे इन नेताओं की कोई गलती मैं नहीं कहूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि नेता को नहीं मालूम है। नेता को तो जो उनके एक्सपर्ट बताते हैं वो उनके इशारे पर चलते हैं, वो जो कहते हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वही इनको बताते हैं, ये बताते रहे। 2009 में ये घटना हो गई। 2006 में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के बाद सरकार की जितनी नीतियां बनती थी हेल्थ केयर को लेकर के, वो सब बनाने का काम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया। और फिर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का, उसमें भी दखल हो गया। और अब तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर मिलकर के शोध का काम कर रही है। एजेंडा क्या है? वो जो फार्मा कंपनियों में जो इन्वेस्ट किया हुआ है ना, उसकी दवा कैसे बिके, वो वैक्सीन कैसे बिके, सामने में आपके सामने ये फिलैंथ्रोपी बने हुए हैं, लेकिन काम हो रहा है दवा कंपनियों का। और वो सारी एजेंसी जो पॉलिसी बना रही है, जो रिसर्च कर रही है, साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, सीडीसी, सीडीएस, जो ड्रग कंट्रोल एसोसिएशन, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो इन सबको धीरे 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 पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के लोगों में, जिसमें कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग सबसे ज्यादा थे, उन्होंने कब्जा किया और अपनी दवाओं को बेचने का पूरा धंधा, पूरा तंत्र खड़ा कर लिया। 2006 से लेकर के 2014 तक में लगभग 9 वर्षों में, 8 वर्षों में पूरे भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने सरकारी संस्थानों में वो इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लिया जिसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं रही। और ये हालत, ये ऐसी स्थिति हो गई मित्रों कि हर जगह उन्हीं के लोग थे, तो मोदी किस किस से लड़ते? मोदी का लड़ना मुश्किल हो गया और फिर वही लोग मोदी को फंसाने की कोशिश किया कोविड के दौरान। अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन को गेट्स फाउंडेशन की तरफ से और अलग अलग जगहों से 118 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है। अब आप बताइए कि राहुल गांधी कैसे सवाल पूछेंगे? इसी फोर्ड फाउंडेशन और इसके माध्यम से केजरीवाल जैसे लोगों का इमरजेंस हुआ। अब आप बताइए कि वो फाइजर का डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको याद होगा केजरीवाल कह रहे थे कोविड के दौरान फाइजर का ले आओ वैक्सीन, फाइजर का वैक्सीन ले आओ, मॉडर्ना ले आओ, क्योंकि फाइजर में भी बिल गेट्स ही है, वहां का आ जाएगा तो यहां बिक जाएगा, वहां बात नहीं बनी तो यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में निवेश कर दिया और भारत बायोटेक में निवेश कर दिया, कृष्णा एला को प्रेसिडेंट बना दिया, 60 से 80% तक का निवेश कर दिया और हम और आप ये समझते रहे कि हमने इंडिजिनस वैक्सीन का निर्माण कर लिया। 2006 से जो घोटाला चलता रहा, हमारे देश के हेल्थ केयर को तबाह किया, सारी संस्थानों को अपने कब्जे में करके वो आगे बढ़ता रहा और आखिर में हमारे मोदी जी को भी घेरने की कोशिश की। ये शख्स 2012 में जिस एप्स्टेन फाइल की आज चर्चा हो रही है ना, मैंने कहा ना कि मैं 2021 से ये काम कर रहा हूं, उस एप्स्टेन फाइल में इस शख्स का नाम आया। खुलेआम इस शख्स ने माफी मांगी कि हां, मैं जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर गया था। जेफरी एप्स्टेन वही शख्स है जो पेडोफिलिक टीनेज सेक्स में एक सीवियर सेक्स ऑफेंडर के रूप में जिसे सजा मिली थी, उसका अपना आइलैंड था, अपने बहुत सारे दुनिया में ठिकाने थे जिसमें टीनेज लड़कियों के साथ दुनिया भर के इन्फ्लुएंशियल लोगों को वो
अपनी सेवा देते थे और उसमें दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स, दुनिया भर के कॉरपोरेट जगत के लोग, दुनिया भर के व्यवसायी, स्पोर्ट्स स्टार, कौन नहीं शामिल था जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर। यह शख्स जेफरी एप्स्टेन के यहां पहुंचता है, इनकी पत्नी को पता चलता है मिलिंडा को, मिलिंडा इनके खिलाफ विद्रोह करती हैं और जेफरी एप्स्टेन के साथ रिश्ते होने की वजह से बिल एंड मिलिंडा मिलिंडा इनके खिलाफ बगावत करती हैं और वो डिवोर्स कर देती हैं। जेफरी एप्स्टेन उसका सबसे बड़ा रीजन था। ये अपनी ही कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ भी इनका रिश्ता होता है। ये जब जब भारत आता है एक नई गर्लफ्रेंड के साथ आता है। खैर ये वहां चलन है, ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर इसके होने से ये कहा गया कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी ये शिकार रहा है। ये खेल है मित्रों। और मैं तब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनती करता रहा कि मोदी जी इस शख्स को अपने साथ मत बिठाइए। ये अभी तो कहेगा कि वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। आप अगर दे नहीं पाएंगे तब ये आपके खिलाफ जाएगा और अगर आप दे देंगे तो उसका जो इंपैक्ट होगा उसके बारे में भी फिर आपको फंसाएगा। और वही हुआ मित्रों। सारी अपोजिशन पार्टियां जो इनके हाथों बिकी हुई थी, उनसे बोला कि वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ। भारत सरकार ने वैक्सीन दे दिया, किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश की, बचाया। लेकिन जब उसके एडवर्स इफेक्ट आने लगा कि भाई इसमें तो मोदी निकल गए, इसमें तो बच गए, मोदी की वाहवाही होने लगी, तो कहा ये तो एजेंडा था नहीं हमारा। हमारा एजेंडा तो मोदी को कमजोर करना है, मोदी के साथ में रह करके मोदी को कमजोर करना है। तो 2024 में ठीक चुनाव के पहले अप्रैल में आपको याद होगा एक स्टोरी प्लांट हुई कि जो वैक्सीन दिया गया है उनसे मौतें हो रही, जो सच थी, जिसके बारे में हम लोग लगातार अपने देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल लिख करके बताते रहे, जताते रहे कि ये माफिया आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी आप इस माफियाओं से बाहर आइए। और आखिर में उन माफियाओं ने वही किया। जब वैक्सीन दिलवा दिया, उसमें मामला सेटल हो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो उसके इफेक्ट्स को लेकर के कहा कि सरकार ने देखिए सबको दे दिया है और सरकार अब पल्ला झाड़ रही है। मतलब ऐसे तलवार के धार पे चलाया मोदी को कि अगर चलेगा तो कटेगा और अगर नहीं चलेगा तो नीचे गिरेगा। ये साजिश थी, एनी हाउ रिजीम चेंज करने की साजिश, मोदी को हटाने की साजिश, मोदी को फंसाने की साजिश। मोदी बहुत हद तक निकलते रहे उस रास्ते से, हम लोग थोड़े नाराज भी हुए, लेकिन निकले। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मोदी इन चालबाजों को, इन भ्रष्टाचारियों को सर से लेकर पांव तक समझ गए हैं। और अब ये जो तीसरा वार आप सुन रहे होंगे, उसी जेफरी एप्स्टेन फाइल की चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी घसीटने की कोशिश हो रही है मित्रों। ये है पाप की पूरी जर्नी, पूरी कहानी। कांग्रेस सरकार के जमाने में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पे गए हैं, ये जांच होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह जांच ओपन करना चाहिए कि जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर कौन कौन गया है। पकड़े उसे, पकड़िए उसे। और आज देखिए जब वहां से भी ये निकल गए, कोविड में जब ये फंस नहीं पाए, निकल गए, रास्ता इन्होंने चुन लिया, धीरे धीरे निकले, तो इनको कहा कि अब और कुछ नहीं है। तो ये, इसको तो मालूम है ये तो वहां गया है, ये उस आइलैंड पर गया है। इसने मेल लिख करके अपने एम्प्लॉय से माफी मांगी है कि हाँ मैं उस आइलैंड पर गया हूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। ऐसा कहा इसने, ये झूठा आदमी ऐसा कहा इसने, स्वीकार कर चुका है कि हम जेफरी एप्स्टेन आइलैंड पर गए हैं, उसके घर में गए हैं, उसकी तस्वीर है। तो अब यही खेल कर रहा है, अब यही जेफरी एप्स्टेन का पूरा खेल सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी घसीटने की प्लानिंग हो रही है। मतलब ये रास्ता चल रहा है 2014 के बाद से ही कि किसी भी प्रकार से मोदी को इस तरह से फंसा दो जहां से मोदी निकल नहीं पाए।
मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को आज फिर मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री इन सारी बातों को समझ चुके हैं, असली माफिया को समझ चुके हैं, या अमेरिकन माफिया को समझ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जिन्होंने धोखा दिया, आगे भी धोखा देगा। 1971 में भी धोखा दिया था, आगे भी धोखा देगा। इसलिए इन माफियाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने रसिया के साथ जो नया हेल्थ केयर का समझौता किया है, वो निश्चित रूप से विन विन होगा। उससे हमारा हेल्थ केयर तबाह नहीं होगा। और ये जो अमेरिकन माफिया है, फार्मा माफिया है, इस फार्मा माफिया से इस देश को बचाएंगे। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब कोविड हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं सलाह दी। इसकी चर्चा मैं नहीं, स्वयं चीफ जस्टिस उस वक्त के चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा कि इधर उधर का काम मत करो, घरेलू उपचार करो, काढ़ा का सेवन करो और इन इन चीजों का सेवन करो, आप ठीक हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे। लेकिन जिन माफियाओं को दवा खाने की लगी हुई है, एलोपैथ के बड़े चमकते चमकते कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से उनको लुभाते हैं, तो वो उधर जाते हैं। बीमारी की जड़ पर नहीं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उनको जाना अच्छा लगता है, तो जाएं, बहुत अच्छी बात है, कोई रोक नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथ पूरी तरह से खराब है, बिल्कुल नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो फार्माकोलॉजी है, ये जो फार्मा है, और ये जो फाउंडेशंस है, अमेरिकन माफिया है, उनसे भारत को अब निकलने की आवश्यकता है। और अगर इस पर प्रधानमंत्री ने वार कर दिया, तो ये पेंडेमिक के लिए जो मैंने कल कहा था कि प्रधानमंत्री को ये सवाल शुरू कर देना चाहिए कि पेंडेमिक की शुरुआत कैसे हुई। जैसे ही प्रधानमंत्री ये शुरुआत करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इनके स्वाभाविक दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पेंडेमिक को लेकर के इन माफियाओं के खिलाफ 360 ऑपरेशन चला रहे हैं, अलॉन्ग विथ रॉबर्ट एफ कैनेडी एंड एलन मस्क। एलन मस्क ने ट्विटर को उस दौरान इसीलिए खरीदा था मित्रों, क्योंकि उनके ट्वीट को टेक डाउन किया जा रहा था इन माफियाओं के द्वारा। इन्होंने मीडिया को खरीद लिया, इन्होंने रिसर्च सेंटर्स को खरीद लिया, इन्होंने साइंटिफिक जर्नल को खरीद लिया। इनका एजेंडा ही यही था। और मैं हैरान हूं कि भारत के बहुत सारे नए युवा उद्यमी को समझ में नहीं आती है बात। उन्होंने हजारों डॉलर प्लेस कर दिया है इनके फाउंडेशन को। तो मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके अपने को इन माफियाओं के चंगुल से बाहर निकालिए। भारत के साथ जो इन्होंने घोटाला किया, मनमोहन सिंह सरकार के साथ मिलकर के घोटाला किया, अब उसको सरकार को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस दिशा में उस बड़े घोटाले को एक्सपोज करके दुरुस्त करेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।